नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंध पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण केंद्र राज्य संबंधों का भी संविधान द्वारा उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि भारत की संविधान द्वारा समस्त शक्तियों को विशेषतः विधायी, कार्यपालक या प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों को केंद्र राज्यों के बीच विभाजित किया गया है, बांटा गया है। लेकिन एक शक्ति ऐसी भी है जिसका विभाजन नहीं किया गया है, वो है न्यायिक शक्ति। क्योंकि भारत की न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है, इसलिए भारत की न्यायिक शक्तियों का केंद्र राज्यों के बीच बंटवारा नहीं किया गया है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन सी शक्तियों का केंद्र राज्यों के बीच विभाजन किया गया है, तो विधायी शक्तियाँ, कार्यपालक या प्रशासनिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों का केंद्र राज्यों के बीच विभाजन किया गया है। प्रश्न बनता है, केंद्र राज्यों के संबंधों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग, कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? तो संविधान के भाग 11 और 12। तो भाग 11 और 12 अनुच्छेद 245 से 293 तक केंद्र राज्य संबंधों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद संविधान के भाग 11 में विधायी और कार्यपालक या प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भाग 12 में वित्तीय शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान का भाग 11 और 12 केंद्र राज्य संबंधों पर विस्तृत रूप से व्याख्या करता है तथा अनुच्छेद 245 से 293 तक केंद्र राज्य संबंधों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। आज हम मुख्य रूप से केंद्र राज्यों का विधायी संबंधों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। विधायी शक्तियां। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी शक्तियों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। तो केंद्र राज्य की विधायी शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 11 अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य किया गया है। अब इन अनुच्छेदों में क्या उल्लेख किया गया है, विधायी शक्तियों को किस प्रकार बांटा गया है, अब इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 संसद को अधिकार देता है कि वह संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग में या ऐसे नागरिकों के लिए जो देश से बाहर रह रहे हैं, कानून बनाने का अनन्य अधिकार देता है। कि संसद संपूर्ण देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है तथा देश से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के संबंध में भी वह जरूरत पड़ने पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 245 के तहत। अनुच्छेद 245 के तहत ही राज्य विधान मंडलों को संपूर्ण राज्य या किसी राज्य के किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार संघीय कार्यकारी शक्तियों का अनुपालन करवाने के लिए राज्यों को निर्देश भी दे सकती है, अनुच्छेद 245 के तहत। तो अनुच्छेद 245 के तहत संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी आदेशों को अनुपालन हेतु राज्यों को निर्देश देने की भी इसी अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 246। विधायी शक्तियों में अनुच्छेद 246 बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा जो भी विधियां कानून बनाई जाएगी, उनकी विषय वस्तु कि किन किन क्षेत्रों में संसद कानून बनाएगी, किन किन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है। इसके साथ साथ इसी अनुच्छेद के तहत 7वीं जो अनुसूची है
भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसके अंदर इस अनुसूची में विधायी शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची दोनों मिलकर विधायी शक्तियों को बांटती है या विधियों की विषय वस्तु बताती है। 7वीं अनुसूची में जो विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है, उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रथम सूची, जिसे संघ सूची के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम सूची और संघ सूची में आने वाले जो विषय होते हैं, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार अनन्य रूप से या विशिष्ट रूप से केवल संसद के पास ही होता है। इस सूची के अंदर देश से जुड़े हुए या देश को प्रभावित करने वाले विधि या कानून शामिल होते हैं, जैसे रेल, डाक, तार, करेंसी, मुद्रा, जितने भी जो हैं सुरक्षा को लेकर, ये सभी कानून प्रथम अनुसूची या संघ सूची में ही शामिल हैं। नंबर 2, द्वितीय अनुसूची, जिसे राज्य सूची के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सूची के विषय पर संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को अनन्य रूप से प्रदान किया गया है। तो राज्य सूची में जो विषय हैं, कृषि, पुलिस, कारागार आदि विषयों को, लोक व्यवस्था आदि विषयों को द्वितीय सूची में शामिल किया गया है। द्वितीय सूची या राज्य सूची भी इसे कहा जाता है। इस पर कानून राज्य विधानमंडलों द्वारा ही बनाए जाते हैं। तीसरी सूची, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को भारत ने ग्रहण किया और समवर्ती सूची में ये उल्लेख किया गया है कि ऐसे विषय जो केंद्र और राज्यों दोनों को बराबर रूप से प्रभावित करते हों, ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को तथा राज्य विधानमंडलों दोनों को प्रदान किया गया है। लेकिन एक शर्त है, जब केंद्र द्वारा बनाया गया कोई कानून राज्य द्वारा बनाए गए कानून से हटके है या केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया और राज्य सरकार भी उसी विषय पर कानून बना रही है, तो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया उतना कानून जो केंद्र के कानून को प्रभावित कर रहा है, वह कानून शून्य माना जाता है। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि दोनों सरकारों के बीच समवर्ती सूची के विषय को लेकर अगर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है या असंगति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होता है। इन तीनों सूचियों के अलावा भारतीय संविधान द्वारा एक अनुच्छेद 248 के तहत एक अवशिष्ट शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 248 में। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून केंद्र सरकार या संघ सरकार या संसद द्वारा ही बनाया जाता है। इसे ही इस क्षेत्र में अनन्य अधिकार प्राप्त है। भारत यहाँ यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने अवशिष्ट शक्तियाँ कौन से देश से ग्रहण की? तो अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से भारत ने ग्रहण की। समवर्ती सूची के विषय ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए और अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ग्रहण की। समवर्ती सूची का उल्लेख अनुच्छेद 246 में है, जबकि अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख 248 में है। और अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार या संसद को है, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। तो इसलिए अमेरिका में राज्यों को जहां अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार दिया है, वहीं भारत में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों में उन शक्तियों को शामिल किया जाता है या जो प्रथम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कभी विषय नहीं रहे या यूं कहे नवीन विषय जिनकी स्थापना हुई है, उनको अवशिष्ट शक्तियों में ही शामिल किया गया है। जैसे वर्तमान में साइबर अपराध कानून अवशिष्ट सूची का विषय है, हार्डवेयर से संबंधित कानून अवशिष्ट आता है, सॉफ्टवेयर कानून अवशिष्ट में आता है। वर्तमान में सरोगेसी जो मदर कानून है, किराए की कोख, ये भी अवशिष्ट का ही एक विषय है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में कि अवशिष्ट सूची में कौन सा विषय शामिल है, कौन सा नहीं है। तो मुख्यतः कंप्यूटर,
में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या साइबर अपराध कानून या सरोगेसी मदर कानून मुख्य रूप से अवशिष्ट सूची के विषय माने जाते हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 247 में ये उल्लेख किया गया है, संसद अगर किसी राज्य में आवश्यक समझे तो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इसके साथ साथ कुछ असाधारण परिस्थितियां होती हैं जिनमें राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। सामान्यतः राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 246 के तहत कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, लेकिन कुछ असाधारण या विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है या संसद बना सकती है। इनमें मोस्ट है अनुच्छेद 249। यहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद 249 के संबंध में कि अनुच्छेद 249 में राष्ट्र हित में संसद आवश्यक समझे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो राष्ट्र हित में, देश हित में अनुच्छेद 249 के तहत संसद कानून बना सकती है। ये शक्ति राज्यसभा को विशिष्ट रूप से प्रदान की गई है। जब राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे, एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्र सूची के महत्व का है या राष्ट्र के लिए महत्व का है, जब राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर दिया जाता है तो लोकसभा द्वारा उस पर कानून बना दिया जाता है। तो लोकसभा में जब वो पारित हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। ऐसे ही अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर बनाया गया कानून की अवधि 1 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा चाहे तो इसे बार बार बढ़ा सकती है। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार दिया गया है, क्योंकि राज्य सूची के विषय को राष्ट्र सूची का विषय घोषित करने का काम, संकल्प जो पारित किया जाता है, सबसे पहले राज्यसभा में भी किया जाता है, उसके बाद लोकसभा में किया जाता है। यहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद 249 के तहत विशेष शक्ति किसको प्राप्त है? राज्यसभा को, लेकिन अगर संसद ऑप्शन आए तो इसमें संसद ही उत्तर आता है। भारतीय इतिहास में अब तक अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र सूची का विषय घोषित किया तो एक बार ही ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। 1950 में व्यापार और वाणिज्य जो राज्य सूची का विषय था, राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दिया गया और इसके ऊपर कानून बना था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद 249 के तहत अब तक कितने कानून बने, तो राज्य सूची के कितने विषयों को राष्ट्र सूची का घोषित किया गया? तो अब तक एक ही बार राज्य सूची के विषय को राष्ट्र सूची का विषय घोषित किया गया था 1950 में, वो भी व्यापार और वाणिज्य के संबंध में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 250। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो उस दौरान राज्य सूची के संपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है या संसद ही राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 252 ये कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल जब कोई संकल्प पारित कर देते हैं और उस संकल्प में ये लिखा जाता है कि हमारे राज्य सूची के किसी विषय पर हम हमारा अधिकार संसद को देते हैं, या वो ये कह देते हैं कि राज्य सूची के विषय पर जो 2 या 2 से अधिक राज्यों को प्रभावित कर रहा है, इस पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए। जब अनुच्छेद 252 के तहत ऐसा संकल्प पारित हो जाता है तो संसद उन्हीं राज्यों के लिए कानून बनाती है और इसके बाद अगर कोई और राज्य इस संकल्प में शामिल होना चाहे तो वो हो सकता है। यह संपूर्ण भारत पे लागू नहीं होता। जो राज्य विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं उन्हीं राज्यों में वह कानून लागू होता है। भारत में अनुच्छेद 252 के तहत आज तक मुख्य रूप से 3 कानून बने हैं। पहला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यह कानून भी अनुच्छेद 252 के तहत ही बना था। दूसरा, नगर भूमि अधिकतम सीमा 1976 भी
अनुच्छेद 252 के तहत ही बना था। नंबर 3, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 भी अनुच्छेद 252 के तहत ही बना। उसके बाद इन तीनों कानूनों को ही पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब आता है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 भी मुख्य है। अनुच्छेद 253 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत द्वारा की गई किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता, करार या सम्मेलन के संपूर्ण भारत में क्रियान्वयन हेतु संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि करार का जो भारत में लागू की जाती है संसद के द्वारा, वो अनुच्छेद 253 के तहत ही की जाती है। ऐसे ही प्रकार का एक कानून का अगर हम उल्लेख करें, विकलांगजन अधिनियम 1995। भारतीय संसद द्वारा विकलांगजन अधिनियम 1995 पारित किया, क्योंकि यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों को इस विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसे भारत में भी लागू किया गया। तो अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, सम्मेलन आदि के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख करता है। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची के विषय पर अगर केंद्र और राज्यों के बीच असंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो केंद्र का कानून ही प्रभावी होता है, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 255 कोई विधेयक राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के पास रखा जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित रख देता है या उसे भेज देता है। इसके साथ साथ कुछ विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में पेश किए जाते हैं, इनका विधायी शक्तियाँ होती हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।